Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture. That is lecture number 22 of GOC, General Organic Chemistry का ये एक बहुत ही important series चल रहा है, in which already we have discussed 21 lectures. ठीक है, पुराने लेक्चर्स या पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एक्चुअली लास्ट क्लास में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट की बात की थी. ठीक है, और उस मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड जो कुछ है एप्लीकेशंस है उनकी हम बात कर रहे थे. तो इसमें हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन एंड फ्री रेडिकल्स की बात की थी. इसके अलावा हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की भी बात की थी. ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. ठीक है, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होता है उसको लर्न करने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी. यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं एंड दिस रूल्स आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो इन रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. नंबर 1 रूल है नॉन पोलर स्ट्रक्चर जो होती है वो पोलर स्ट्रक्चर से, नॉन पोलर स्ट्रक्चर जो होती है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर दैट इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर. स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं. नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर. अब पोलर एंड नॉन पोलर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आप लोगों को इस लेवल पे पता है. ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पता है. ठीक है, अगर मान लीजिए हम जिन स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम जिन स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन कर रहे हैं उन सभी में अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में अगर सभी नॉन पोलर हो तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट जिसका कंप्लीट हो, विद कंप्लीट ऑक्टेट, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा. पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, नॉन पोलर स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है पोलर स्ट्रक्चर से. सेकेंड, नॉन पोलर अगर सभी स्ट्रक्चर्स नॉन पोलर हो, यानी कि फर्स्ट रूल अगर ट्राई हो जाए तो उस कंडीशन में नॉन पोलर स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट उसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली जो स्ट्रक्चर होती है उससे ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होता है. ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर सभी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर हो तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, यानी अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर हो, सभी का ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट in which इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका ज़्यादा स्टेबल होगा. किससे? इसके अलावा जो हुई स्ट्रक्चर होगी उससे. ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है. ये तो कुछ रूल्स हैं. अब इन रूल्स को हमें अप्लाई करके देखना होगा, क्योंकि कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको जब तक आप किसी एग्जाम्पल पर अप्लाई नहीं करते हैं तब तक आपको उसका जो है आपको अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो इतना अच्छे से नहीं होता है. तो एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल की बात करते हैं. आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ और इन एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है. क्या करना है, इनको अरेंज करना है. और इनका जो अरेंजमेंट का जो तरीका होगा वो होगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है. सेकंड स्ट्रक्चर देखिए CH2CHCl, ठीक है.
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि CH2 वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो Cl है आपका हैलाइड है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर सेकेंड है। सेकेंड स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर देखिए इसी CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इस कंडीशन में, सॉरी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। करना क्या है, इन तीन स्ट्रक्चर्स को, these three structures need to be arranged in the stability order। आपको इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज these three structures in the order of increasing or decreasing stability। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें, पहली बात कंपैरिजन किस में करें, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर। रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करिए, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो किए हुए हों। ठीक है, सो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर पोलर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, नॉन पोलर है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो फर्स्ट की होगी, बिकॉज फर्स्ट वन इज नॉन पोलर। अब बात करते हैं हम सेकेंड और थर्ड की, सेकेंड एंड थर्ड की बात करते हैं। तो सेकेंड और थर्ड के अंदर आपको क्या देखना है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट की बात करते हैं, इसके पास यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और फिर ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है। तो सेकेंड वाली के अंदर जो है कंप्लीट ऑक्टेट आपको शो होगा, कंप्लीट ऑक्टेट आपको नज़र आएगा सेकेंड वाले में। सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हियर इट इज़ डबल बॉन्ड। सेकंड में क्लोराइन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके देख लीजिए, इसके पास, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इस कार्बन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट, टोटल ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी बात करें तो इसके पास में 2 लोन पेयर हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है। ठीक है, सो हियर भी ऑल्सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसकी अगर बात करें तो इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान से देखिए, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इसने सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। सो इन द थर्ड केस यहाँ पर ये जो है इसका 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, इसलिए सेकंड और थर्ड जो है आपके, उनमें से क्या होगा, सेकंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू थर्ड वन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, यस, सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या होता है, करना क्या है, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे इसकी बात करें, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल ग्रुप होगा अगर जनरल ले तो इसका मतलब इसका तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो भी कार्बन होगा उसका सबसे जो डायरेक्टली बॉन्डेड है। इसकी अगर हम बात करें तो इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 बॉन्ड का मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो इसके पास 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है और इसमें लोन पेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें सभी एटम्स जो हैं वो क्या हैं, ऑक्टेट कंप्लीट वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो इसके पास देखिए कार्बन वाले में, कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे हैं और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या हो गया कि फर्स्ट और सेकंड में आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो क्या हम फर्स्ट रूल को देखना चाहिए, नॉन पोलर वर्सेस पोलर। अगर दोनों स्ट्रक्चर नॉन पोलर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें मान लीजिए पोलर स्ट्रक्चर्स में कंपैरिजन करना हो तो सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल में क्या लिखा है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एज एन असाइनमेंट, देखते हैं कितने लोग इसको कंप्लीट करते हैं। Arrange the following in order. Arrange the following in order of stability. स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना है स्टेबिलिटी। ठीक है, यस असाइनमेंट देखिए क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो, दैट इज़ नॉट मैटर। फर्स्ट एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक, फिर नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड देन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको आपको इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी किसके लिए, ESR के लिए। अब ये ESR क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ये। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब समझते हो, इनकी ये पहचान है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके अंदर ये आपका बेंजीन है। बेंजीन की स्ट्रक्चर सभी जानते ही हैं, सभी एटम्स पर, सभी कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब
यहाँ पर E प्लस अटैक करता है। E प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऐसी कोई स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होती है। अगर कोई स्पीसीज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है देन दैट इज़ ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, यानी कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज होगी वो ही ऐसा करती है। ठीक है, तो इस E प्लस का अटैक होगा, E प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बेंजीन रिंग जो है वो हमारी बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। तो E प्लस का अटैक होगा यहाँ पर, और जब ये E प्लस का अटैक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो बॉन्ड होगा आपका ये ब्रेक कर जाएगा। इस पे यहाँ पर एक H है और एक E है। अब जब यहाँ पर ये कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस वाला कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको शो करके दिखाना है। करेक्ट। अब इसमें क्या होगा? ये जो H है ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि बेंजीन की रिंग को या बेंजीन को तो आदत है स्टेबिलिटी की। ट्रिपल बॉन्ड जब तक नहीं होगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। तो क्या करे? क्या इसको वापस निकाल देंगे? अगर इसको वापस निकाल देंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो क्या ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन है इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो, इससे हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो और इसको पॉजिटिव चार्ज साथ में दे दो, इसका इलेक्ट्रॉन रख लो, और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अपना पाई बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस H प्लस बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकलने को हम बोलते हैं माइनस हो गया। ठीक है, और आपका जो बेंजीन रिंग है वो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका लग गया E। 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है बहुत स्लो होता है, ये जो काम है ये फर्स्ट स्टेप वाला ये स्लो होता है। तो ऐसी जो स्टेप होती है उसको ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लास 12th में आप लोग देखेंगे, या हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में पहले से सुना होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज़ स्लो स्टेप, दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड दिस स्टेप इज़ फास्ट। ये स्टेप क्या होती है? फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के मॉलिक्यूल को, ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बनना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है। सो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या होता है? फास्ट रिएक्शन करता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है? कम स्टेबल है। नेक्स्ट है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस H प्लस का क्या कर दिया? E जो प्लस था, इस E प्लस ने क्या कर दिया? इस H प्लस को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहीं पर आपको 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट मिलते हैं, और उनको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप, and the second one is called deactivating group. Deactivating group क्या होता है? इसका मीनिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? देखिए, अगर किसी बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, तो इससे क्या होगा? उस बेंजीन रिंग के ऊपर E प्लस का अटैक ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई प्रेजेंट ग्रुप बेंजीन रिंग को क्या कर देता है? ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। ये है नॉर्मल बेंजीन रिंग। मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट, ये इतना होता है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, और उसके अंदर हमने ले लिया यहाँ पर NH2। क्या लिया हमने यहाँ पर? NH2, और इस N के ऊपर जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपको याद होगा रेजोनेंस होगा, यानी कि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा,
तो ये जब पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर बेंजीन रिंग के पास नेगेटिव चार्ज मूव करने लग जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। इस वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और इस वाले पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज। यानी आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग जो है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो इस कंडीशन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस NH2 ग्रुप, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, NH2 ग्रुप, एमाइन वाला ग्रुप। और ये एमाइन वाला ग्रुप जो है वो क्या कर देता है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है और इसी वजह से ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोडक्ट है आपका कौन सा, ये वाला, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, इससे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर SP मतलब स्पेशल पॉइंट, दैट इज़ नंबर 13, स्पेशल पॉइंट दैट इज़ नंबर 13। यहाँ पर देखिए जो एमाइन ग्रुप है उसका पॉजिटिव M इफेक्ट है और नेगेटिव I इफेक्ट है, पॉजिटिव M इफेक्ट एंड नेगेटिव I इफेक्ट, पॉजिटिव M इफेक्ट एंड नेगेटिव I इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स SP.13 कौन सा है, ऐसे ग्रुप से जिनका पॉजिटिव M इफेक्ट माइनस I इफेक्ट से ज़्यादा होता है, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। करेक्ट, क्या होगा, ग्रुप से इन विच, ऐसे ग्रुप से जिनमें पॉजिटिव M इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, किससे, माइनस I इफेक्ट से। पॉजिटिव M इफेक्ट माइनस I इफेक्ट से अधिक होता है तो वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप से इन विच पॉजिटिव M इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव I इफेक्ट आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं उनको हम, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसके आपको कुछ एग्जांपल्स भी पता होने होंगे। एग्जांपल्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इससे पहले हम बात कर लें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मीनिंग क्या होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए, ये है आपका बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं स्टेबल है, मतलब एक फिक्स्ड है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर एक ग्रुप लगाया हुआ है ऐसा कुछ करके। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है एक्चुअली। ये कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, या इसको आप चाहो तो नाइट्रो ग्रुप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको, हम नाइट्रो ग्रुप भी यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ से अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको पास जा रहे हैं तो इस पोजीशन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेंजीन रिंग जो है उस बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इस ग्रुप ने क्या कर दिया, ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था यहाँ पर, या कोई भी जो ग्रुप प्रेजेंट था, इस ग्रुप ने क्या कर दिया, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। इसका मतलब इस ग्रुप ने बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर CHO ग्रुप जो होता है उसका माइनस I और माइनस M इफेक्ट होता है CHO ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक स्पेशल पॉइंट नंबर 14 याद रखना है, स्पेशल पॉइंट नंबर 14। यस, स्पेशल पॉइंट नंबर 14। ठीक है, मीनिंग
जैसे हमने यहाँ पे देखा था ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर पॉजिटिव एम इफेक्ट नेगेटिव आई इफेक्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है, उन कंडीशन में आपको याद रखना है कि द टाइप ऑफ ग्रुप जो है उसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जनरली, इसमें आपको याद रखना है कि ऐसे ग्रुप्स जिनका माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसका माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप जो होते हैं, शोइंग ग्रुप्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अच्छा इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा कि लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया है ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन या ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, अगर हम सिंपल बेंजीन की बात करें तो सिंपल बेंजीन के अंदर सभी कार्बन, ऑल कार्बन्स आर इक्वल विद रेस्पेक्ट टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जब किसी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक ऐसा ग्रुप लग जाता है जो एक्टिवेटिंग हो सकता है या डीएक्टिवेटिंग हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पोजीशन पे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होती है दोनों तरफ, इन दोनों को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। और ये जो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो पोजीशन होती है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होता है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है या कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो आपका है अटैक करने का, उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या उसका ज़्यादा चांस है। या ये जो ग्रुप था NH2 ग्रुप, इसने क्या किया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। जनरली जिनके अंदर लॉन पेयर होता है, अगर जिस ग्रुप के पास ऑर्थो पैरा की बात कर रहे हैं उसमें अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है, या फिर देखिए सेकंड एग्जांपल अभी जो हमने देखा था NH2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, NH2, नेक्स्ट NHR, ये भी क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट NR2, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट OCH3, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप, जितने भी जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब अगर हम और बात करें तो जैसे NH2COR, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप या एक ग्रुप हो सकता है, ओके। इसके अलावा C6H5 और उसके बाद में एक और एग्जांपल, ठीक है, C6H5 और एक और एग्जांपल है आपका CH सिंगल ईथर और ये CH2। ये आपके एग्जांपल्स हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। NH2CO, C6H5 और ये जो नीचे वाला है इसको मैं यहाँ से हटा के लिख देता हूँ यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स, यहाँ पर इसकी जो साथ में जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रुप्स
ऐसे ग्रुप से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या अटैक करने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे, अब इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सा होता है, एक तो ये वाला पोजीशन और एक ये वाला पोजीशन। इस मेटा पोजीशन पर क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं अटैक करने के लिए, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, एक NO2 ग्रुप है, CHO ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट है SO2OH, सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। दैट सल्फोनिक ग्रुप इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज SO3H, देन साइनाइड ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप भी बोल सकते हैं आप इसको। देन नेक्स्ट है CX3, अगर ऐसा कुछ बॉन्डेड होता है, कार्बन है और वो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक और होता है NR3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, NR3 और इस NR के ऊपर N पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट है OR2, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 2 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये सब जो है आपके, ये सब क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो इसकी हेल्प से हमें क्या है, कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स हम इसको डिस्कस करते हैं। Yes, so with the help of these examples we will try to understand the concept easily. देखिए फर्स्ट वाला देखिए, in which the attack on meta position takes place, ठीक है। कौन सा वाला ऐसा एग्जांपल है जिसमें मेटा पोजीशन पे अटैक होता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें मेटा पोजीशन पे होता है अटैक, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये सब के सब जो है वो क्या करते हैं, इनमें सभी में मेटा पोजीशन पर अटैक होता है, करेक्ट। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, पॉजिटिव M इफेक्ट शो करता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पॉजिटिव M का एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव M का एग्जाम्पल है, दिस वन ऑल्सो नेगेटिव M एंड दिस वन ऑल्सो नेगेटिव M। जितने भी नेगेटिव M वाले हैं सब पॉजिटिव मेटा पोजीशन पे अटैक करने के लिए, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसको मेटा पोजीशन पे अट्रैक्ट करने के लिए अटैक इन्वाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, अलग टाइप का इन द सेंस कि आपको यहाँ पर जो बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल और बेंजल्डिहाइडिन की स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है, तो अब आपको ये इमेजिन करना होगा या फिर आप जब है एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी रफ के साथ प्रैक्टिस करके बनाइए। बेंजीन ऑफ कोर्स पता है हमें, ये पूछ रहा है कि मोर रिएक्टिव, इन चार में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो ये तो कंफर्म है कि ये बेंजीन तो आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिनॉल भी आ रहा है, फिनॉल, और ये फिनॉल जो है उसके अंदर OH ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो, पैरा एंड एक्टिवेटिंग। तो ये क्या करता है, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द इन विच द फॉलोइंग नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस मोस्ट ईजीली। यहाँ पर इनमें से अब ये सब क्या है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, ये सब के सब एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इनकी बात कर रहा है ये, तो इसलिए हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा ESR किस में होगा, करेक्ट। ESR सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो बेंजीन रिंग को सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। नाइट्रोबेंजीन की बात करें, ये तो डिक्रीज़ कर देता है। क्लोरोबेंजीन ये भी डिक्रीज़ करता है, इसके रिस्पेक्ट में कम करता है। ये है टोलुइन, टोलुइन के पास मिथाइल ग्रुप होता है, और जो मिथाइल होता है वो क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR।
ये जो भी आपको एग्जांपल्स गिवन है उनको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, इसके लिए रिएक्टिविटी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसके लिए आपको इनको अरेंज करना है। फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन इसका फोर्थ और उसका ए पार्ट, उसमें फिर फर्स्ट देखिए नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन और ये है मेथॉक्सीबेंजीन, इनको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। कैसे करेंगे, चेक करना है जस्ट आपको कि किसमें इलेक्ट्रोडेंसिटी बेंजीन रिंग पे ज़्यादा है और किसमें कम है। सेकंड क्वेश्चन बी, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, चारों को अरेंज करना है अल्फा उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा लेस्ट रिएक्टिव और सबसे लास्ट में आएगा मोस्ट रिएक्टिव, बेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन एंड एनिलीन। नेक्स्ट एग्जांपल कैपिटल C का A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट वन है NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट सेकेंड फ्लोरोबेंजीन, थर्ड टोलुइन एंड फोर्थ वन इज दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट कैपिटल D, इस कैपिटल D के अंदर भी आपको A, B, C एंड D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन एंड टोलुइन। तो इन सभी को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इन सभी को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट इसका, और इसके बाद में जो है नेक्स्ट हम इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसी के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।